हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एमसीक्यूज का सेट 6। तो चलिए इस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त संचार प्रणाली का पता किसने लगाया। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन बी इज विलियम हार्वे, ऑप्शन सी इज एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी इज लुइस पास्चर। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है इन्होंने रक्त संचार प्रणाली का सबसे पहले पता किया था और ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के फील्ड में भी बहुत सहयोग दिया। और इन्होंने बताया कि मानव शरीर में 3 तरह का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, जो कि है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, नेम द सिस्टम इन आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्वेडिंग जर्म्स। कि आपको बताना है कि हमारे शरीर का कौन सा सिस्टम है जो हमें जर्म्स से बचाता है। ऑप्शन ए इज इम्यून सिस्टम, ऑप्शन बी इज नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी इज रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज मस्कुलर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, दैट इज इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन से मिलकर बना है, जो कि एक साथ मिलकर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विंड इज अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको बताना है कि विंड एनर्जी का कैसा सोर्स है। ये कन्वेंशनल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, रिन्यूएबल रिसोर्स है ए। और ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स भी है आपका, जो कि ऑप्शन में नॉन कन्वेंशनल नहीं दिया था। अदरवाइज नॉन कन्वेंशनल पूछे या रिन्यूएबल पूछे तो वो क्या है आपका, विंड है। विंड एक्चुअली सोलर एनर्जी का ही एक रूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि जो कि प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं। ऑप्शन ए इज इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी इज स्नेक्स, ऑप्शन सी इज ग्रीन प्लांट्स एंड ऑप्शन डी इज रैबिट्स। तो इसका तो आंसर बहुत ही आसान है, ये है ग्रीन प्लांट्स। हरे पौधे जो होते हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं और ये इसीलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। कि जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है जो अर्थ के बिल्कुल क्लोज है, वो कौन सी है। ऑप्शन ए इज स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी इज मेसोस्फियर, ऑप्शन सी इज आयनोस्फियर एंड ऑप्शन डी इज ट्रोपोस्फियर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर की अर्थ की सबसे क्लोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आपको बताना है कि इन जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपके पास है पॉन्ड, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट, ऑप्शन सी इज लेक एंड ऑप्शन डी इज क्रॉप फील्ड। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रॉप फील्ड। क्योंकि जो बाकी 3 ऑप्शन है पॉन्ड, फॉरेस्ट और लेक, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम के अंडर आते हैं और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो मानव निर्मित होता है। इनमें जो मैन मेड है, इनमें जो झीलें हैं कुछ जो मानव ने निर्मित की है, नेचुरल नहीं है, और भूमि जो कि कृषि के लिए उपयोग की जाती है, यह सब शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर मेन रबी क्रॉप। आपको बताना है कि इन दी हुई फसलों में से जो मेन है रबी क्रॉप वो कौन सी है। ऑप्शन ए इज व्हीट, ऑप्शन बी इज बार्ले, ऑप्शन सी इज मस्टर्ड एंड ऑप्शन डी इज पीज। तो जो सही आंसर है वो है आपका व्हीट। व्हीट जो है ये रबी सीजन की सबसे मुख्य फसल है और ये सबसे ज्यादा
ग्रो की जाती है हमारी कंट्री में और इसकी खपत भी सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following formulated gas laws? कि इन सब में से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन साइंटिस्ट में से गैस लॉज किस साइंटिस्ट ने दिए थे? ऑप्शन ए इज टाइको ब्राहे, ऑप्शन बी इज रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी इज गैलीलियो गैलीली एंड ऑप्शन डी इज रॉबर्ट बॉयल। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने ही गैस लॉज दिए थे। इनके अनुसार अगर हम टेम्परेचर यानी कि ताप को अगर नियत रखते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का जो आयतन यानी वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। तो ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ध्यान रहे कि टेम्परेचर जो है वो फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच न्यूरॉन्स हेल्प इन टेकिंग मैसेज फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको बताना है कि कौन से वो न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज को, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मैसेज होता है उसको सेंसरी ऑर्गन से लेकर सीएनएस तक लेकर जाते हैं। ऑप्शन ए आपके पास है अफेरेंट न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी इज इफेरेंट न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी इज बोथ ऑफ दीज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अफेरेंट न्यूरॉन्स। तो देखिए अफेरेंट और इफेरेंट न्यूरॉन्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं अभिवाही न्यूरॉन्स। ये अभिवाही न्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि जो भी बाहरी उत्तेजनाएं होती हैं ये उनको आंतरिक विद्युत आवेग में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये सीएनएस की तरफ संवेदी जानकारी लेकर जाती हैं। और अगर बात करें जो बी ऑप्शन की, जो कि था आपका इफेरेंट न्यूरॉन्स यानी कि अपवाही तंत्रिकाएं। अपवाही तंत्रिकाएं ये क्या होती हैं? ये वो मोटर नर्व्स, ये न्यूरॉन्स होते हैं जो सीएनएस से दूर की इंफॉर्मेशन को मसल्स की ओर लेकर जाती हैं। तो ध्यान रखिए कि जो सीएनएस की तरफ लेकर जाती है वो कौन सी होती है? अफेरेंट। और जो सीएनएस से दूर की इंफॉर्मेशन को लेके जाती है वो होती है इफेरेंट। इफेरेंट यानी कि अपवाही और जो ये अफेरेंट है ये है अभिवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, एज ऑफ फॉसिल्स इन विच ऑल ऑर्गेनिक मैटर हैज डिकेड इज एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ। आपको बताना है कि फॉसिल्स की आप एज का कैसे अंदाजा लगाएंगे। ऐसे फॉसिल्स जिनमें जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पूरा डिके हो चुका है, तो आप उसका अंदाजा, उसकी एज का अंदाजा कैसे लगाएंगे? ऑप्शन ए बाय कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इज फॉस्फोरस एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉस्फोरस। और क्योंकि कार्बन 12 की हेल्प से हम इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, तो एज ऑफ फॉसिल्स इन दिस केस इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। जैसे कि ये फॉस्फोरस है या इसकी जगह जैसे फ्लोरीन जैसा भी कोई भी आपको रेडियोएक्टिव आइसोटोप अगर देगा तो वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। InSit 2D, a geostationary satellite, completes how many orbits around the moon in 24 hours? आपको बताना है कि जो InSit 2D सैटेलाइट है ये मून के अराउंड 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 4। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 2, कि InSit 2D है जो कि इसरो ने 4 जून 1997 में लॉन्च की थी। ये InSit 2C के काफी सिमिलर है और ये मून के 2 चक्कर लगाती है 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is the most distinguishing character between the birds and mammals? आपको बताना है कि सबसे मुख्य जो अंतर होता है बर्ड्स और मैमल्स के बीच वो क्या होता है। ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इज एनहेंस्ड हियरिंग,
ऑप्शन सी इज 4 चैम्बर हार्ट एंड ऑप्शन डी इज मेमोरी ग्लैंड्स। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी मेमोरी ग्लैंड्स। ये जो मेमोरी ग्लैंड्स यानी जो स्तन ग्रंथि होती हैं ये केवल मैमल्स में होती हैं, स्तनधारी वर्ग में ये होती हैं, जो कि इनको एक बहुत अलग पहचान देती हैं। ये इस वर्ग की एक विशेष और अनूठी ग्रंथि है जो कि बर्ड्स में नहीं पाई जाती है। इसकी हेल्प से ही जो मैमल्स होते हैं ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो नवजात शिशु है उसके लिए एक पोषक आहार तैयार हो सके। तो और जो बाकी ऑप्शंस बचे हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, एनहांस्ड हियरिंग और 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये तो समानताएं हैं दोनों बर्ड्स और मैमल्स वर्ग में। तो डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है? मेमोरी ग्लैंड्स का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टिथ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी इज कैल्शियम, ऑप्शन सी इज आयोडीन एंड ऑप्शन डी इज आयरन। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कैल्शियम। फॉस्फोरस जो एलिमेंट है वो भी कैल्शियम को सपोर्ट करता है ताकि हमारे जो बोन्स और टिथ हैं वो स्ट्रॉन्ग बने रहें। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मीजल्स इज एन डैश डिजीज। आपको बताना है कि खसरा जो है वो किस टाइप की बीमारी है। ऑप्शन ए इन्फेक्शियस है, ऑप्शन बी नॉन इन्फेक्शियस है, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी की कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इन्फेक्शियस डिजीज। जो मिजल्स जो है खसरा जो है ये एक बहुत ही संक्रामक रोग है, बहुत ही कंटेजियस डिजीज है जो कि पैरामिक्सो वायरस के एक वायरस रुबेला के कारण होता है। यह बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज में बच्चों की मृत्यु का एक मुख्य कारण भी है। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो हर घंटे लगभग 13 और हर दिन औसतन 314 मौतें खसरे की वजह से ही होती हैं। तो ध्यान रखिए मिजल्स कैसी बीमारी है, ये एक इन्फेक्शियस बहुत ही कंटेजियस डिजीज है और ये रुबेला वायरस के कारण होती है। और रुबेला वायरस किस वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है? पैरामिक्सो से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम सूत यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। ऑप्शन ए इज कॉटन, ऑप्शन बी इज सिल्क, ऑप्शन सी इज रेयन एंड ऑप्शन डी इज वूल। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रेयन। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर हैं। और जो बाकी ऑप्शंस आपको दिए थे कॉटन, सिल्क, वूल, ये सब नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि कृत्रिम रेशे जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से तैयार होते हैं। तो यहीं तक था आज का डिस्कशन। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अब तक अगर आपने पुरानी कोई वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। थैंक यू।